करो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ना लास्ट टाइम तक हमने 1.2 टॉपिक से पहले पहले वाला पढ़ा था। ठीक है, अब 1.2 टॉपिक है, इसमें कुछ टाइप्स हैं सीक्वेंसेस की, ओ सॉरी सेट्स की। तो जैसे ये जो सेट है एस, स्मॉल एस, ठीक है ना, ये नाम है सेट का। जैसे एल इंफिनिटी एक सेट का नाम है, जैसे आर है, आर एन है, ठीक है, तो इसी तरह एस भी एक नाम है सेट का। अब एस कैसा सेट देखें, एस में ये एक सेट है जिसमें तमाम सीक्वेंसेस हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, चाहे वो बाउंडेड हो चाहे अनबाउंडेड हो। तो आप देखें एल इंफिनिटी में हमने क्या पढ़ा था, मैं दोबारा से आपको याद करवा दूं कि एल इंफिनिटी में बाउंडेड सीक्वेंसेस थी कम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है, और एस में बाउंडेड होने के साथ साथ अनबाउंडेड भी हो सकती है, मतलब कि एस के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंसेस हैं। तो अब ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है ना, इसमें अब कंडीशन नहीं है। देखें एक्स कोई सीक्वेंस है, एक्स कोई सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें x1 है, x2 है, x3 और ये चलता जा रहा है। x1 क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, x2 क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, x3 क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। कैसा कम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा हो सकता है x1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1, ठीक है। इसी तरह जो y है, ये भी सीक्वेंस है कम्प्लेक्स नंबर्स की, इसकी वैल्यू ऐसे हो सकती है y1 y2 और ये चलता जा रहा है, जबकि y1 क्या है, y1 एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो C1 प्लस आयोटा D1 आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह y2 y3। अब अगर ये एल इंफिनिटी में होते तो इन पे कंडीशन होती बाउंडेडनेस वाली, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बाउंडेड हो, अनबाउंडेड भी हो सकती है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, जैसे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ये देखें आई गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मैं इसके मुताबिक डिफाइन करूंगा एक्स और इस वाई के, ठीक है। तो 1/2 रेज़ टू पावर आई, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मॉड ऑफ, ये मॉड, ठीक है, ये मॉड है ये वाला मॉड, मॉड वही होता है ना मॉडुलस एक्स आई माइनस वाई आई। जैसे वो यहाँ पे देखे ना एक्साई यूज कर रहा है, तो एक्साई क्योंकि एक्स को आपने एक्साई की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, अगर आप इसको एक्स आई की फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो यहाँ एक्स आई आ जाएगा, और ईटा आई जो है ना ये वाई आई आप लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमने डिफाइन किया हुआ है कि वो यहाँ से वैल्यू, ये भी कोई नंबर होगा और इसी नंबर को यहाँ पे भी वो डिवाइड करना है, और 1/2 रेज़ टू पावर आई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जे भी लिख सकते हैं, वो तो इंडेक्स है इसका। अब इस डिस्टेंस को हमने डिफाइन किया एस के ऊपर, ठीक है, और ये बिल्कुल मीट्रिक स्पेस बनाता है, ठीक है। अगला सेट देखें, अभी तक आपने एल इंफिनिटी को भी पढ़ लिया है। एल इंफिनिटी में तमाम बाउंडेड सीक्वेंसेस होती हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, एस में तमाम सीक्वेंसेस हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, चाहे वो बाउंडेड हो चाहे अनबाउंडेड हो। तो एल इंफिनिटी सबसेट हो सकता है एस का, ठीक है। उसके बाद स्पेस बी ए ऑफ बाउंडेड फंक्शंस, ठीक है। अब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, प्रीवियस एग्जांपल में हमने बात की थी सीक्वेंसेस की, ठीक है। तो बाउंडेड फंक्शंस बी ए, तो
गिवन सेट ए पर जो बाउंडेड होंगे, ठीक है। तो ये जैसे देखे ना, कोई f1 एक फंक्शन है, f1 फंक्शन है ए से आर तक, ठीक है। कोई f2 फंक्शन है ए से आर तक, मतलब हर फंक्शन ए से आर तक होगा। तो इसी तरह ये जो है ना, फंक्शनल एनालिसिस की बुक है, बुक मैं आपको दिखा दूं, 26 क्रेजी की बुक है ये, बहुत जबरदस्त किस्म की बुक है फंक्शनल एनालिसिस की, ठीक है। तो अब देखें, जितने भी बाउंडेड फंक्शन है ए से आर तक, जितने भी f1 f2 f3 f4, x1 हो गया ए से आर तक, ठीक है, x2 हो गया, ठीक है, ये फंक्शन है ना। तो जितने भी फंक्शंस है ना, सारे ही फंक्शंस जो है ना वो इस सेट में आ गए, बी ए में। ये सेट बना बी ए, इसमें अगर ये कोई पॉइंट है ना, एलिमेंट है, तो ये इस एलिमेंट को जब आप देखेंगे तो ये कोई फंक्शन जैसे जी एक फंक्शन है ए से आर तक, और ये बाउंडेड है। अब बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। अ फंक्शन एफ इज बाउंडेड ऑन ए पर बाउंडेड कब होगा, ठीक है, इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0, ठीक है। m जो है ना वो रियल नंबर है, सच दैट f ऑफ x मॉड जो है ना वो लेस देन m होगा। तो ये डेफिनेशन है बाउंडेड फंक्शन की। तो इसका मतलब है कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स पड़े हुए हैं आपको नजर आ रहे हैं, हर पॉइंट एक फंक्शन है। जैसे इसका नाम f है, इसका नाम g है, ठीक है, इसका नाम f1 है। तो इन सब के कोई ना कोई नाम रखे हुए हैं हमने। तो जितने भी फंक्शंस है ना सेट ए पर जो बाउंडेड है, वो बी ए में आ गए हैं। अभी मान लें कि आप दो फंक्शन यहाँ से उठाते हैं, एक आप उठा ले, चले एक ये एफ उठा ले और एक जी उठा ले, एफ और जी दो फंक्शन उठा लिए। तो लेट किया कि एफ और जी दो एलिमेंट्स हैं इस सेट में से। इस सेट का आपको पता है कि इसमें तमाम बाउंडेड फंक्शंस हैं। तो एफ की क्वालिटी भी क्या होगी कि ये भी बाउंडेड होगा, ये भी ऐसी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब एफ के लिए एम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और जी के लिए कोई और रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। हर फंक्शन के लिए जरूरी नहीं सेम नंबर वर्क करे। आप एम के नीचे छोटा सा एफ लिख सकते हैं, ये हमें बताएगा कि ये जो रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ एफ के लिए है। इसी तरह जो ये वाला रियल नंबर होगा, ये जी के लिए होगा, जी ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन एम ऑफ जी, ठीक है। आप एक्स की जगह टी भी लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन टू फंक्शंस, डिस्टेंस बिटवीन टू बाउंडेड फंक्शन, तो वो होगा, आप डोमेन के हर पॉइंट के लिए ना देखें, क्योंकि दोनों फंक्शंस बाउंडेड हैं। आप मान लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेट ए है। अब ये इंटरवल भी हो सकता है, ये कोई सेट भी हो सकता है, मतलब जैसे ये देखें ना, ये यहाँ से यहाँ तक इंटरवल है, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ी, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक वो बन गया दूसरा इंटरवल। तो ए जो है ना इंटरवल्स का यूनियन भी हो सकता है। तो हम अपनी आसानी के लिए इसको इंटरवल मान लेते हैं। अब ये फंक्शन एफ हो गया और ये फंक्शन जी होगा, ठीक है। अब देखें जी भी बाउंडेड है ना, क्योंकि जो जी का मॉड है, मतलब जी की जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके दरमियान में ही है ना जी। इसी तरह जो फंक्शन एफ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बिल्कुल दरमियान में ही हर पॉइंट आ रहा है।
तो इस लेंथ और इस लेंथ से बड़े दो नंबर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। जैसे अगर ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो आप एम जी को मान लें कि ये कोई 5.1 सेंटीमीटर, तो ये एग्जिस्ट कर जाता होता है नंबर। अच्छा जी, अब इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? आप यहाँ से कोई पॉइंट उठाए, टी, एक्स उठा ले या टी बिलोंग टू ए। इस टी के लिए यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, दोनों जगह पे ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया, ये वाला, ठीक है ना, ये। फिर नेक्स्ट टी के लिए भी आप डिस्टेंस निकाल लें, उससे नेक्स्ट टी के लिए भी डिस्टेंस निकाल लें, सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते जाएं। मतलब कि ये ना मैं यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर देता हूँ, ये। तो आपने सुप्रीमम निकालना है ना इसका, टी बिलोंग टू ए, ये एक सेट बन जाएगा। आप हर टी के लिए निकालते जाए आंसर, ये लेंथ्स आती जाएंगी, ये बिल्कुल वर्टिकल लेंथ्स। इन लेंथ्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी, ठीक है। तो एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी जो है ना, ये वाली लेंथ होगी, ये वाली, ये जो लेंथ है, इनमें से जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, असल में वो डिस्टेंस होगा इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। सुप्रीमम का यही मतलब है। सही हो गया। तो ये इस मीट्रिक, ये एक जो है ना मीट्रिक है, ये वो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा मीट्रिक स्पेस की। बाकी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं एलपी स्पेस, ठीक है, एलपी स्पेस। तो अभी तक हमने बहुत सी स्पेसेस डिफाइन कर दी है, एल इंफिनिटी को भी डिफाइन कर दिया है, एस को भी कर दिया है, बी ए को भी डिफाइन कर दिया है। उसी तरह हमने सी ऑफ ए बी भी डिफाइन किया था प्रीवियस लेक्चर में, कंटिन्यूस फंक्शन से ए से बी, कंटिन्यूस फंक्शन थे ए से बी के दरमियान। सी ए बी को भी डिफाइन किया था, आर को भी किया था, आर स्क्वेयर को, आर एन को, ठीक है। तो अब बारी आ गया जी एलपी स्पेस की, कि एलपी स्पेस की नेचर क्या होती है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, फिर हम एलपी स्पेस पे चलते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं। एलपी स्पेस, अब देखिए एलपी स्पेस है ना, तो पी क्या हो सकता है, पी की पॉसिबल वैल्यूज देखें, ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। पी इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। अच्छा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, जो करने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और करने भी नहीं होंगे, जस्ट आपने स्टेटमेंट को मेमोराइज करना होगा, ठीक है। तो अब एलपी स्पेस के बारे में एक चीज है, वो देख लेते हैं। अच्छा जी, एलपी स्पेस में, एलपी स्पेस में सीक्वेंसेस होती हैं। ये बात पहले नंबर पे आप ये लिखें कि एलपी स्पेस जो है ना, एलपी स्पेस हैज ईच एलिमेंट एज अ सीक्वेंस। मतलब आप मान लें कि ये जो है ना, ये एलपी सेट पड़ा हुआ है। आप पी को ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। तो ये जो एक सेट है, इसमें एक पॉइंट ये है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं एक्स मान लूं, और एक पॉइंट ये पड़ा हुआ है वाई। अब एक्स, क्योंकि एलपी का एलिमेंट है, तो एक्स एक सीक्वेंस है, वाई एलपी का एलिमेंट है, वाई भी एक सीक्वेंस है। मतलब जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, ये वाला एलिमेंट,
ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना ये सीक्वेंसेस है। ठीक हो गया। अगली बात यह है कि ये कैसी सीक्वेंसेस है। ठीक है, कैसी सीक्वेंसेस है मतलब कि अगर x को हम लिख लें कि x इज इक्वल टू x1 x2 x3 और ये चलता जा रहा है, तो ये एक सीक्वेंस होगी ना। आपने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा था कि सीक्वेंस को ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं। और अगर y भी एक सीक्वेंस हो, y1 y2 इस तरह से। अब अगली बात जरा देख लें यहाँ पे। अब यहाँ पे दो बातें हैं, ये रियल सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं, ये कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब कि जो ये x1 है ना, ये x1 जो है ये रियल नंबर भी हो सकता है और कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। मतलब कि या तो x1 जो है वो x1 होगा, या ये कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो कम्प्लेक्स नंबर अगर होगा तो ये a1 प्लस एओटा b1 जैसा होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज में इसकी डेफिनेशन सेम है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑन x एंड y, मतलब अगर x और y एलपी स्पेस के एलिमेंट्स हैं तो ये किसी कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो वो कंडीशन क्या है? आप आप जो है ना पहले x को देखें। x के जो x की जो टर्म्स हैं, पहली टर्म ले ली, उसका मॉड फाइंड कर लिया। अगर ये कम्प्लेक्स नंबर है तो जैसे ये, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होगा? जैसे आप x1 का मॉड करेंगे तो वो आ जाएगा ना a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो अदरवाइज ये x1 का मॉड जो होगा ना वो इस तरह मॉड बन जाएगा। मॉड की तीन बातें आ जाएंगी। x1 के इक्वल होगा अगर वो ग्रेटर देन 0 है, या इक्वल होगा, या माइनस x1 होगा जब वो लेस देन 0 है। तो ये मॉड दो किस्म से फाइंड होता है ना। ये जो होता है ये रियल नंबर्स का होता है, ये वाला। और जो ये वाला होता है वो कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स नंबर का ना। तो आपने मॉड फाइंड कर लिया। p जो था वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 था। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1.1 1.2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो p जो भी होगा ना आपने उसकी पावर p कर देनी है। इसी तरह प्लस किया, आपने x2 दूसरी टर्म उठाई, इसी सीक्वेंस की दूसरी टर्म उठाई, उसका मॉड किया और उसकी पावर p कर दी। और चलते गए एंड तक, जितने भी नंबर्स है ना सबके साथ यही बिहेवियर करना है। और इसको आपने जो है ना ऐड कर लेना है। मतलब आप मान लें कि आपने इनको ऐड कर लिया, आई गोस 1 टू इंफिनिटी एक्स आई मॉड टू द पावर p। मतलब आप यही काम कर रहे हैं ना, 1 2 3 4। इसका जो भी आंसर आएगा ना वो लेस देन इंफिनिटी है, मतलब कि कोई ना कोई रियल नंबर है। इंफिनिटी क्योंकि रियल नंबर नहीं होता, तो इसका जो भी आंसर आएगा ना वो एक रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट रियल नंबर आना चाहिए। उसके बाद सिमिलरली y के साथ भी आप यही काम करेंगे। अगर y एलपी का एलिमेंट है तो वो इस तरह से होगा, y1 मॉड p प्लस y2 मॉड p, और ये जो भी होगा 1 टू इंफिनिटी y I मॉड p इज लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, तो मतलब कि ये जो इसका आंसर है ना वो लेस देन इंफिनिटी आना चाहिए। ठीक हो गया। ये तो क्राइटेरिया हो गया ना, x और y अगर एलपी के एलिमेंट्स हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई। तो कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अब ये जो कैंडिडेट्स हैं ये एलपी के एलिमेंट्स बन चुके हैं। अब इन दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान में, एक्स और वाई के दरमियान में हमने डिस्टेंस निकालना है। मतलब एक्स से वाई का डिस्टेंस कैसा होगा? क्या ये सीधा सीधा होगा? क्या ये इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा होगा? ठीक है, तो ये कैसा डिस्टेंस होगा ये अब हमारे जहन में क्वेश्चन आ रहा है। तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हम निकालने के लिए क्या करेंगे?
सबसे पहले सम करेंगे, आई गोस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, एक्स आई माइनस वाई आई, मॉड करेंगे, मतलब पहले नंबर में से पहला नंबर माइनस कर दिया और मॉड कर लिया। मॉड दो किस्म का होता है, रियल नंबर हो तो ऐसा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ये ऐसा होता है। फिर दूसरे में से दूसरा माइनस किया, फिर तीसरे में से तीसरा, मतलब के पहले में से पहला माइनस करके ना उसकी पावर पी कर दी, ठीक है। और इसी तरह दूसरे का भी किया, तीसरे का भी किया, और सब की पावर जो है ना 1/p कर दी। अगर थोड़ा इसको ओपन किया जाए तो वो इस तरह से कि x1 माइनस वाई वन मॉड की पावर p, फिर प्लस x2 माइनस वाई टू मॉड, ये सीधी लाइन है, इसकी पावर p की, फिर प्लस, और ये चलता गया। ये प्रोसेस जहां तक जाना था चला गया, और फिर इन सारे नंबर्स के सम की पावर जो है ना 1/p कर दी। तो ये डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है, ठीक है जी। अब अगली बात ये है, ये तो एलपी स्पेस होगी ना डिफाइन। अगली बात ये है कि अब क्योंकि पी जो था वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 था, तो क्या होगा अगर पी की वैल्यू 2 हो, 2, ठीक है। अगर पी 2 के इक्वल होगा तो यहाँ से हमारे पास एक स्पेस बन जाएगी हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस, जिसको L2 कहते हैं, ठीक है, हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस। तो हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस क्या होगा, L2। जहां जहां आपने पी यूज किया है ना, देखें आपने कहाँ कहाँ पे पी यूज किया है, यहाँ पे ये सारा किया है, ये पावर्स में इधर किया है, इधर अगर आप स्क्वायर यूज करें, इसी तरह ये जो y है, इधर इधर इन सब की जगह पे आप यहाँ पे जो है ना स्क्वायर यूज करें। उसके बाद ये जो 1/p की है ना, मैं इसका कलर चेंज करके आपको समझा दूं कि 1/p की जगह अगर ये आ जाए स्क्वायर रूट, अगर ये आ जाए, ठीक है, तो फिर वो L2 स्पेस बन जाएगी, और यहाँ पे भी क्या आ जाए, 2 आ जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाए या स्क्वायर रूट आ जाए, एक ही बात है। तो फिर ये स्पेस बन जाएगी, देखें यही फार्मूला बन गया ना, 2 लगाने से वो हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस बन गई, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में हमारे काम आएंगी। सबसे पहले नंबर पे देखें कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। p ग्रेटर देन 1 कोई नंबर है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, जैसे p को आप मान लें कि 1/2, सॉरी पे ग्रेटर देन 1 है तो ये आप मान लें, इसको आप 2 मान लें। अगर p 2 के इक्वल है तो q यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखें 1/2 प्लस 1/q इज इक्वल टू 1, q फाइंड करें यहाँ से, यह आ जाएगा 2q, q प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो q प्लस 2 इज इक्वल टू 2q, 2 इज इक्वल टू 2q माइनस q, q आ गया, q की वैल्यू भी 2 आ जाएगी ना। जब आप p और q को यहाँ पे यूज करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो हम p और q को क्या बोलेंगे कि ये कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स है। ठीक है। कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स कहाँ यूज होते हैं, जैसे देखें ना, आपने एक एलपी स्पेस बनाई है, तो p ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। एक आप एल क्यू स्पेस भी बना सकते हैं, जाहिर है कोई नंबर जो यहाँ पे आपने यूज, अब देखें p और q, अगर आपने p और q को इकट्ठा यूज करना है ना, तो एल क्यू स्पेस आपने बनानी है, तो उनमें लाजमी तौर पे ये चीज होल्ड करनी चाहिए। जैसे देखें, आप L2 के साथ L3 नहीं यूज कर सकते, मेरी बात समझे हैं। आगे जाके जब आप आइसोमॉर्फिज्म इसमें रीड आउट करेंगे ना, आइसोमॉर्फिक स्पेसिस,
ये फंक्शनल एनालिसिस में भी होती है। तो L2L3 की आइसोमॉर्फिक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये इस चीज को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे। क्या देखें, 1/2 प्लस 1/3 1 आता है, पहले ये सोचें, क्योंकि ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, इसको सॉल्व करेंगे 1 तो नहीं आएगा। तो जब ये कंजुगेट एक्सपोनेंट्स ही नहीं होंगे, तब हम इसमें आइसोमॉर्फिज्म भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो वो उन कंडीशन को सेटिस्फाई करना लाजमी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट, आगे देखें जी, होल्डर इनइक्वालिटी क्या होगी। होल्डर्स इनइक्वालिटी पेपर में भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज होल्डर इनइक्वालिटी। 3-4 इनइक्वालिटीज आपको लिख के ऑप्शन में दे दी जाए। जैसे ये पहली इनइक्वालिटी होल्डर्स है और दूसरी काशिश स्क्वायर्स इनइक्वालिटी है। तो काशिश स्क्वायर्स इनइक्वालिटी और होल्डर इनइक्वालिटी में ये डिफरेंस है कि जो होल्डर इनइक्वालिटी है ना, ये पहले आई थी और काशिश स्क्वायर्स इनइक्वालिटी बाद में आई थी। अगर होल्डर इनइक्वालिटी को गौर से देखा जाए तो देखें, ये x जो है ना, अगर x इस तरह से हो, xi1 कामा xi2 कामा, और ये चलता जा रहा है, जैसे x1 x2 भी कह सकते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना। इसी तरह y जो है वो eta1 eta2 और ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो xi1 को eta1 से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई हो गया ना, फिर इसको प्लस किया, ये समेशन जो है ना प्लस कर रहा है। xi2 को eta2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, xi3 को eta3 से मल्टीप्लाई किया और प्लस किया, चलते गए, सबका मार्ड भी करते गए साथ साथ, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो लेस और इक्वल आएगा अगर आप p को xi के लिए यूज करें और q को eta के लिए यूज करें। मतलब कि आप इस तरह से कर लेना, x1 को y1 से मल्टीप्लाई कर लें, मॉड कर लें, फिर प्लस करें x2 y2 मॉड प्लस, और जो भी इसका आंसर आता है वो लेस और इक्वल होगा x1 मॉड की पावर p प्लस x2 मॉड की पावर p, ठीक है, और चलता जा रहा है। और इस पूरे की पावर 1/p, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है y1 मॉड और इसकी पावर p, फिर प्लस y2 मॉड और इसकी पावर p, ठीक है, और प्लस, और चलता ही जा रहा है ना। आप एंड पे इसको ऐसे ही कर दें, और पूरे की पावर, सॉरी p नहीं था यहाँ पे, q है, ये 1/q। जबकि देखें p एंड q क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स। अगर ये कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स होंगे तब ये डिफाइन होगी इनइक्वालिटी। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, द होल्डर इनइक्वालिटी इज ओनली पॉसिबल व्हेन p एंड q आर कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि p और q कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स तब होते हैं when they satisfy this condition 1/p plus 1/q equal to 1. If p and q satisfy this condition, then they are conjugate exponents. पहला स्टेप वेरीफाई होने के बाद आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। ये आप एक चीज पे गौर करें कि आपने पी क्यू को इस साइड पे यूज नहीं किया, ये लेफ्ट साइड पे बिल्कुल यूज नहीं किया। इसका मतलब है कि काम तो कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स को यूज नहीं कर रहे, आप यहाँ पे और यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, अगर p और q की वैल्यू दोनों की 2 हो जाए, मतलब p भी 2 हो जाए, q भी 2 हो जाए, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? 1/2 प्लस 1/2 बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये वैल्यूज पॉसिबल है। अब इन वैल्यूज को यूज करके जब हम यहाँ पे एक न्यू इनइक्वालिटी बना लेंगे, जस्ट राइट हैंड साइड चेंज होगी, लेफ्ट वही रहेगी, तो होल्डर इनइक्वालिटी से हमारे पास एक न्यू इनइक्वालिटी बन जाएगी।
काशेश-क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है, काशेश-क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। जी, कोई क्वेश्चन हो? ये फंक्शनल एनालिसिस की बुक है, आपको लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा। देखें, ये देखें जी, काशेश-क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो ये बस छोटी-छोटी चीजें हैं फोकस करने वाली, ध्यान से ज़हन में रखने वाली, ठीक है? मुश्किल नहीं लगेगा आपको। तो अब आप कह सकते हैं ना कि जब कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब दोनों की वैल्यू 2 2 हो, तो ये काशेश-क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बन जाती है। अदरवाइज़ ये होल्डर इनइक्वालिटी होती है। और होल्डर इनइक्वालिटी में पी और क्यू दोनों कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है वो है मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी। पॉइंट नंबर सी में हम आ गए हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ए, बी, सी, डी। ऑक्सिलियरी इनइक्वालिटी, ऑक्सिलियरी इनइक्वालिटी हमने देखी है, कहाँ पे देखी? ये ऑक्सिलियरी इनइक्वालिटी है, ये ज़रा मैंने नहीं थी बताई आपको। ये है अल्फा बीटा इज़ लेस और इक्वल टू अल्फा रेज़्ड टू पावर p ओवर p प्लस बीटा रेज़्ड टू पावर p ओवर सॉरी बीटा रेज़्ड टू पावर q ओवर q। इसको हम कहते हैं ऑक्सिलियरी इनइक्वालिटी, ठीक है? जबकि अल्फा बीटा जो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देखें, अल्फा बीटा कोई से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप नंबर्स भी रख के यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल इसको 100% सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है? तो ये प्रूव कैसे हुआ, हमारा इससे कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ये है कि हमें ये इसका पता होना चाहिए कि ऑक्सिलियरी इनइक्वालिटी होता क्या है। अल्फा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, बीटा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अल्फा और बीटा के पॉजिटिव इंटीजर होने के साथ-साथ पी और क्यू कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स होंगे तो ये सैटिस्फाई होगा, ये, ठीक है? उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गई थी होल्डर्स इनइक्वालिटी, और फिर इससे काशेश-क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बना ली हमने। जैसे हमने एलपी स्पेस से हिल्बर्ट स्पेस बनाई थी। उसके बाद सी पॉइंट में ये मिन्कोव्स्कीज़ इनइक्वालिटी आ गई है, इसमें प्लस हो रहा है और लेफ्ट साइड पे पी और राइट पे भी पी यूज़ हो रहा है, मतलब क्यू यूज़ नहीं हो रहा यहाँ पे, जस्ट पी यूज़ हो रहा है। तो मिन्कोव्स्कीज़ इनइक्वालिटी कौन-सी स्पेस पे डिफाइन होती है? मिन्कोव्स्कीज़ इनइक्वालिटी एलपी स्पेस के एलिमेंट्स पे डिफाइन होती है, ठीक है? मतलब कि एक्स का एलपी में होना लाज़मी है। अगर एक्स एल इन्फिनिटी में हो, अगर एक्स एल इन्फिनिटी में हो, तो फिर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी या नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर एक्स एलपी में हो, वाई भी एलपी में हो, तब ये इनइक्वालिटी में एक्स की टर्म्स यहाँ पे यूज़ करेंगे और वाई की टर्म्स यहाँ पे यूज़ करेंगे सारी। अगर इसको ओपन करके देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ इस तरह से बन रहा है कि अगर एक्स जो है वो आ जाए x1 x2, इस तरह से y आ जाए y1 y2, तो x और y दोनों अगर एलपी में होंगे तो इनकी कोई एक कंडीशन भी है जो ये सेटिस्फाई कर रहे होंगे। वो यही है कि समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी xi मॉड की पावर p जो है ना वो लेस देन इंफिनिटी है। इसी तरह समेशन i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी yi मॉड और इसकी पावर p ये भी लेस देन इंफिनिटी आना चाहिए। कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर इसका आंसर ज़रूर आना चाहिए। तो ये कंडीशन होगी इसकी। अब इनइक्वालिटी क्या कहती है कि x1, ठीक है, पहली टर्म और इसमें ऐड कर दें दूसरी टर्म, उसकी उसकी पहली टर्म ऐड कर देना y की, ये y1 और इसका मॉड कर दिया, फिर प्लस किया x2 प्लस y2, फिर मॉड किया, फिर प्लस किया और ये एंड तक
x2 y2 x3 y3 इन सबको ऐड करके और इसकी पावर p कर दी, इसकी पावर p कर दी, जो आंसर आएगा ना सारे की पावर आपने 1/p कर लेनी है। ठीक है, इस सारे की पावर 1/p। तो इसका जो आंसर होगा ना वो लेस और इक्वल टू होगा। सबसे पहले इस ब्रैकेट में हम x की वैल्यूज यूज करेंगे, इस ब्रैकेट में हम y की वैल्यू। तो इस ब्रैकेट में इस तरह से होगा कि x1 मॉड की पावर p प्लस x2 मॉड की पावर p प्लस चलता जा रहा है और इस पूरे की पावर 1/p। इसी तरह y1 मॉड की पावर p प्लस चलता जा रहा है y2 मॉड की पावर p और ये 1/p। ठीक है, जबकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं कि x1 रियल हो और ये भी जरूरी नहीं कि ये कम्प्लेक्स हो। तो ये सारे रियल भी हो सकते हैं, सारे कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मॉड का यही मकसद है कि मॉड कम्प्लेक्स में उसकी लेंथ देगा और रियल में जो है ना वो मॉडुलस वैल्यू उसकी मिल जाएगी हमें। इसको हम कहते हैं मिनकॉस केस इनइक्वालिटी। इसकी डेट ऑफ बर्थ और ये जो भी डेट है ना इसकी, ये डेट ऑफ मेरा ख्याल है कि जिस ईयर में उसने ये इनइक्वालिटी दी है, ये वो वाली डेट, ये ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक हो गया। और पॉइंट नंबर डी में उसने क्या किया है, पॉइंट नंबर डी में उसने कहा है कि जो एलपी स्पेस है ना वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है। ये कौन सी है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है ना, इसको सेटिस्फाई करता है। ईयर भी याद रखने हैं बिल्कुल। तो मैं आपको मीटिंग का लिंक सेंड कर रहा हूँ, फिर हम अगला आगे से इसको पढ़ते हैं।